प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और रोजाना की तरह आपके साथ हैं किसान की बात कार्यक्रम लेकर आपके दो दोस्त। और आज की इस कड़ी में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं अश्विनी कुमार रायपुरिया। और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और जैसे कि अश्विनी, हमारे कार्यक्रम का रोजाना कोई ना कोई विषय होता ही है। हम जानकारियों का भंडार लेकर आते हैं, साथ में हमारे एक्सपर्ट भी होते हैं मौजूद स्टूडियो में। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय है उड़द एवं मूंग की किस्में और बुआई। जी बिल्कुल, इस किसान की बात का जो कार्यक्रम है उसमें इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोमल ने बताया कि कोई ना कोई टॉपिक या विषय लेकर हम जरूर इस कार्यक्रम में आते हैं। और इस कार्यक्रम में हम किसानों से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिसमें किसानों के लिए उसमें खेती बाड़ी है, उनके बीज उपचार है, उनके बाग बगीचे हैं, उनकी फसलें हैं, उनके उन्नत किस्में हैं, इन सब की बातें हम इस कार्यक्रम के दौरान करते हैं। जैसे आज का विषय कोमल ने बताया है, जो विषय है आज हमारा उड़द और मूंग की किस्में और बुआई। और इस विषय पर यदि आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई भी जिज्ञासा है, तो आप सीधे स्टूडियो में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट से भी हम बहुत सारी बातें करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं हम उनसे पूछेंगे। स्टूडियो में आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 2342 1608 और एक और नंबर है हमारा 2342 1081। और जो भी व्यक्ति हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमारे दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें फ़ोन कॉल्स अगर ना लगे आपकी, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल के रखे हैं। तो आप भी दिल खोल करके सवाल कीजिए हमसे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। और इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट का, डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि मानसून का मौसम अब जो है आ ही गया है लगभग, और इस मौसम में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खरीफ की फसलें जो हैं लगाई जाती हैं, जिसमें मूंग हो गई, उड़द हो गया, ज्वार, बाजरा, धान, ऐसी तमाम किस्में जो हमारे किसान भाई हैं वो लगाते हैं। लेकिन आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है उड़द और मूंग की किस्में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब इसकी बुआई का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो कोमल जी, अभी मानसून का सीजन आने वाला है और इसको हम खरीफ का मौसम बोलते हैं। और हमारी ज्यादातर जो दलहनी फसलें हैं उनमें मूंग और उड़द बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। और इनकी बुआई जब हमारे यहाँ मानसून आ जाता है तो उसके बाद किसान भाई बुआई तुरंत कर देते हैं। और बुआई के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो बीजों को तैयार रखें, बीजों की खरीद कर लें, और जो भी किस्में उनको चुननी है उन्नत किस्मों को चुनाव करें। और अच्छी किस्में आप लेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो अच्छी होगी और आपकी फसल में रोग और जो हानिकारक कीट है उनका भी प्रकोप कम से कम होगा। तो इसलिए किसान भाइयों को देखना यह है कि जब भी मानसून आ जाएगा और मानसून के आने के तुरंत बाद आप उसकी बुआई कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब ने बुआई का समय बताया, इनकी उन्नत किस्मों के क्या क्या नाम हो सकते हैं, या कई बार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग किस्में होती हैं डॉक्टर साहब, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जो किस्में हैं वो ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उड़द और मूंग है, इसकी बुआई हमारे पूरे देश में की जाती है जी, और विशेष करके जो दक्षिणी भारत है उसमें उड़द की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। तो किसान भाइयों को देखना है कि उनके एरिया में जो उन्नत किस्में प्रचलन में आ रही हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो बहुत ही अच्छी जो किस्में हैं तो उनमें आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे मूंग की मैं बात करता हूं तो मूंग में हमारे पास जैसे पूसा विशाल है, पूसा बैसाखी है, PDM 11 है, PDM 54 भी इसको मोती बोलते हैं, ऐसे ही पूसा 1431 है, PDM 139 है जिसको हम सम्राट बोलते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश है उसके लिए पंत मूंग 2 है, पंत मूंग 5 है, ऐसे करके एक वैरायटी है PS 16 है, और ऐसे पूसा 9531 है, नरेंद्र मूंग 1 है। ये बहुत सारी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिनका किसान भाई चयन कर सकते हैं। और जब बात करता हूँ मैं उड़द की तो उड़द में भी कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे टाइप 9 है, पंत उड़द 19 है, पंत उड़द 30 है, आजाद उड़द 1 है, शेखर 2 है, पूसा 1 है, नरेंद्र उड़द 1 है, आजाद उड़द 2 है, जवाहर उड़द 3 है। तो जो MP मध्य प्रदेश का जो भाग है और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे जवाहर उड़द 3 की जो किस्में वो बहुत ही प्रचलन में है। तो किसान भाई इन उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करेंगे तो पैदावार बिल्कुल ज्यादा अच्छी होगी। और ये जो किस्में मैंने बताई हैं इनमें हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप कम से कम होता है। जी तो डॉक्टर साहब देखिए, किस्मों की बात हमने कर ली, तो क्या सबसे पहले मेरे ध्यान में ये ख्याल आता है कि जब भी हम कोई भी किस्म लेते हैं ना, तो क्या उसके लिए मृदा का स्वास्थ्य जानना बहुत जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, क्योंकि देखो भूमि का चुनाव बहुत जरूरी है और हर फसल के लिए एक भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। भूमि का pH कितना होना चाहिए, ये सब कुछ है। और जितनी हमारी दलहनी फसलें हैं इनमें क्या है कि जो थोड़ी सी मतलब हल्की सी अम्लीय जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर हमारी मिट्टी में अगर साल्ट ज्यादा होंगे, नमक ज्यादा होगा तो हमारी जो दलहनी फसलें हैं उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी। जितना इनकी जो मिट्टी है उनका pH का जो मान होता है वो लगभग 6.25 से लेके 7 तक हो सकता है। 8 के बाद अगर pH अगर आपकी मिट्टी का है तो इन फसलों को यहाँ पे आप उगा नहीं सकते हैं। इसलिए इनके लिए ब्लू दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और जो उत्तर जो भारत हमारा देश है, उत्तर प्रदेश में जो भूभाग है वहाँ पे ये इन फसलों के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। और विशेष करके जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है और राजस्थान है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में ये बहुत ही अच्छी तरह से होती है क्योंकि इन दिनों में बारिश होती है और बारिश का जो पानी होता है वो बिल्कुल लगभग न्यूट्रल होता है। तो ज्यादातर क्या है कि जो खरीफ की जो फसलों में दलहनी फसलें जो है उनका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने ये क्षेत्र बताया इनमें पानी की पहले से ही कमी है। तो सभी फसलें ये वर्षा आधारित हैं और इन एरिया में किसान भाई बिल्कुल मूंग उड़द कर सकते हैं क्योंकि आपको कहीं कुएं से या ट्यूबवेल से पानी देना होता नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो ट्यूबवेल का पानी होता है वो खारा होता है और खारापन की वजह से वो हमारे जो ये फसलें उनके लिए वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, भूमि की बात हमने कर ली और जो भी हमारे श्रोता और जो हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं ना, इस जानकारी का अपूर्ण फायदा उठाएंगे। श्रोता हैं जो कि हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन से हमारे श्रोता लाइन पर हैं। हेलो, मैं माता प्रसाद दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी माता प्रसाद जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपका सवाल है? ऐसा है कि जितना मिलेट के ऊपर बताया जाता है खेती करने को, हमको खेती तो ठीक है, अच्छा है करने में और बड़ा अच्छा साधन भी बताते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैडम ऐसा है कि जो हमारा खेत है छोटे किसानों का थोड़ा वहाँ है, थोड़ा वहाँ है, थोड़ा वहाँ है, तो ये मोटा अनाज अगर हम लगाए तो वहाँ चिड़ियों को कई जगह हम जाके अकेला कैसे कर सकते हैं? जहाँ तुम्हारी खेती एक जगह की जाए तो हम इकट्ठा सब काम अच्छा करेंगे। हाँ, नहीं, किसान भाई को कहने का मतलब ये है इनका कि जो इनके अपनी जो भूमि होती है, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे देश में एक वो होता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। तो एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, मतलब जो भूमि है उसके 4 जगह वो भाग में बढ़ जाती है। तो ये इनका जो मेन कहने का उद्देश्य ये है कि हम कैसे जमीन को कंसोलिडेट करें, यानी कि एक जो पार्ट आपका भूमि का वो इधर साइड में है, दूसरा उस साइड में है, तो छोटे छोटे खेत हो जाते हैं। तो उनमें फिर क्या है कि वो प्रबंधन वाली बात जो कर रहे हैं कि जैसे मिलेट बोना चाहते हैं, अभी आपको पता है कि 2023 हमारा मिलेट का चल रहा है, तो हम लोग ज्वार बाजरा जो जितने मोटे अनाज है उन पर बड़ा जोर देंगे भी आगे भी, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जगह जगह अगर हम बुआई करते हैं, दूर दूर हमारे खेत हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए हैं, और अगर हम मिलेट्स करते हैं तो वहाँ पे बर्ड्स चिड़ियाओं का बड़ा नुकसान होता है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारी जमीन एक जगह हो जाती है तो ये कर सकते हैं। वैसे देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक पहले
पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। और चाहे तो किसान भाई दूसरे किसानों से मिल करके भी आप अपनी जमीन का अदल बदल कर सकते हैं। और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसको प्रमोट भी कर रही है कि आपकी अगर इस तरह से कोई 2, 4, 10 फार्मर आएंगे, किसान भाई आएंगे और वो कहेंगे कि भाई हमारी जमीन जगह जगह बिखरी पड़ी हुई है, तो हम चाहते हैं कि एक जगह वो हो जाए, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ये कई स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग नियम है और ये दिल्ली से बोल रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट का उनको देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा होगा, इंसेंटिव दे रखा होगा कि किसान भाई अपनी जो छोटे छोटे भूमि बटी हुई है उनको एक जगह कर ले। और एक जगह करने से क्या है कि उसका जो प्रबंधन वाली बात है ना, वो प्रबंधन अच्छा होगा। अगर आपकी जब भूमि एक जगह होगी तो आप कई तरह की चीजें आप एक जगह हो सकते हैं और उनका आप अच्छे से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जी, इनका सवाल का जवाब इनको मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब वापस लौटते हैं अश्विनी के सवाल की तरफ। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बीज, ऐसी बहुत सारी किस्में आ चुकी हैं जिनको उपचारित करके ही लाया जाता है, तो किसानों को ये बीज आप मतलब कि सर्टिफाइड बीज कहाँ से मिलेंगे? तो देखो, बीज तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको बाजार में, लेकिन हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि जब भी आप बीज खरीदें तो एक अच्छी प्रमाणित जो आपकी एजेंसी है वहां से आप लें। उनमें देखो हमारे जो ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान है, उनके काउंटर होते हैं, सेंटर होते हैं, आप वहां से भी बीज ले सकते हो। और जैसे राज्य के कृषि विश्वविद्यालय होते हैं उनके यहाँ पे काउंटर होते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। और जितने भी KVK हैं, KVK के काफी जगह इनका मैंडेट होता है कि वो सीड प्रोडक्शन करते हैं जी, तो बीज उत्पादन वो करते हैं, तो वहां से आप बीज ले सकते हैं। या फिर NSC या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो होती है, आप उनके काउंटर से भी आप सीड ले सकते हैं। और बिल्कुल आपको ऑथेंटिकेटेड जगह से ही बीज लेना है। और जहां तक बात है बीज उपचार की, एक्चुअली वैसे तो जो आपका थैली लाएंगे तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी उसमें पैकेज पड़ा रहता है कि उसमें फंजीसाइड होगा, एक इंसेक्टिसाइड भी पड़ा होगा, उसमें राइजोबियम, क्योंकि दलहनी फसलें हैं तो दलहनी फसलों में हम लोग राइजोबियम का टीका लगाते ही है। फिर भी कई बार क्या होता है, किसान भाई खुद का बीज ही मतलब उगाता है, तो अगर खुद किसान भाई अपने बीज ले रहे हैं तो उसको उपचार करना ना भूले, क्योंकि उसको उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ रोग भी लग सकते हैं, कोई कीड़े भी उसमें हो सकते हैं। तो अगर शुरू में बोने से पहले अगर आपने बीज का उपचार कर लिया है तो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी कि उसमें आने वाले टाइम में हानिकारक कीट और कोई रोग नहीं लगेगा। मतलब किसानों को अगर हम सर्टिफाइड बीज अगर खरीदने की सलाह देते हैं तो वो कितना मतलब ये बिल्कुल कारगर साबित होता है ना, कि अगर खुद उपचारित कर रहे हैं, मान लो कोई छूट गया उनसे, तो अगर बीमारी आ गई तो फसल की पूरी फसल खराब हो जाएगी उनकी, तो उनको सर्टिफाइड बीज ही खरीदना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखो, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट जो सीड की है ना, वो 30% के आसपास है। हम चाहते हैं कि ये 80% बढ़े, क्योंकि हर बार एक अच्छी किस्म आप लेंगे तो आपकी जो पैदावार है ना उस बढ़ोतरी देखी जाएगी। लेकिन अगर किसान भाई सोचेगा कि मैं पैसे बचा लूं, मेरे जो पुराना बीज उसको मैं इस्तेमाल कर लूं, तो देखो उसमें एक तो क्या है कि पैदावार कम होती है, दूसरी बात है कि उसमें हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं किसान भाइयों को कि हर बार अगर वो बोए तो एक प्रमाणीकृत बीज, जैसे आपने बताया कि जो रजिस्टर्ड सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पैदावार अवश्य बढ़ेगी। कोमल, मुझे लगता है कि जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे, और जो डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं बीजों के बारे में, भूमि के बारे में, उन सब की सलाह को लेकर अगर खेती बाड़ी करेंगे तो उनको खूब से खूब बम्पर फसल उत्पादन होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है उर्द और मूंग की किस्में और बुआई। और डॉक्टर साहब, जब हम इसकी बात करते हैं, कोई भी बुआई की बात करते हैं, तो पोषक तत्वों को हम बिल्कुल भी मतलब दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो पोषक तत्व प्रबंधन इसमें क्या रह सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? बिल्कुल, देखो कोमल जी, ऐसा है, पोषक तत्व तो बहुत जरूरी है, सभी फसलों के लिए जरूरी है। और आप जानते हो कि 17 एलिमेंट ऐसे हैं, पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हमारे सभी पौधों को पड़ती है जी, तो उनकी मात्रा बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि जब भी आप पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो आप अपनी जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी जांच जरूर करवाएं, क्योंकि जांच करवाने से क्या है कि आपको ये पता लगेगा कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्व ज्यादा है, कौन से कम है जी। अगर पहले से ही अगर वो अच्छी मात्रा में पड़े हुए हैं तो आपको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो मिट्टी है उसकी जांच करवानी है, और मिट्टी में जांच करवाने से ये पता लगेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन सा कम है। और जैसे आपको पता है कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है चल रहा है, और इसके जरिए भी हमारे बहुत सारे किसान भाई प्रमोट होकर के अपनी जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच करवाते हैं, तो उसमें पता लगता है कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट कितना मात्रा में है जी। तो वैसे तो है ना, ये दलहनी फसलें हैं दोनों, मूंग और उड़द, इनमें हम लोग नाइट्रोजन बाहर से देते नहीं है जी। क्योंकि ये दलहनी फसलें क्या होती है, इनमें एक खास बात होती है कि इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें होती हैं, और गांठों में होते हैं बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है
उसको फिक्स कर लेते हैं। तो यानी कि नाइट्रोजन की आपूर्ति खुद ही कर लेती है अपने हिसाब से, और सबसे ज्यादा प्लांट को आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी तरह से बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो इसमें हम लोग नाइट्रोजन डालते नहीं, लेकिन जैसे अगर लंबे चौड़े एरिया में किसान भाई अगर मूंग उड़द कर रहे हैं तो हमें क्या है कि थोड़ा सा एज ए स्टार्टर थोड़ा सा यूरिया या नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है। तो वो करीब 15 से लेके 20 किलोग्राम नाइट्रोजन किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर के हिसाब से देनी पड़ती है। तो एज ए स्टार्टर काम करते हैं। बाकी आपके जो नाइट्रोजन दूसरे फास्फोरस, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, सल्फर है और सूक्ष्म तत्व हैं जैसे उसमें बोरोन है, जिंक है, इनकी अगर मात्रा कम है तो आप बुआई के समय पे आप इनकी आपूर्ति कर सकते हैं और बाहर से आप एडिशन करके ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब, जैसे इसमें पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पोषक तत्वों को अगर मिट्टी की सेहत का पता हम लोग कर लेते हैं तो क्या किसानों की जेब पे फर्क नहीं पड़ता? कि अगर एक्स्ट्रा आप खाद पानी डाल रहे हैं तो उसके लिए किसान की जेब के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो वो कम से कम पैसा तो कम से कम बच जाएगा। कारण शुरुआत में ही अगर पोषण प्रबंधन कर लेंगे और जांच लेंगे, सब ये देख लेंगे कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम है, तो वही डालेंगे। हाँ नहीं देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बिना बात में क्यों डालें? जी बिल्कुल। अगर सपोज करो आपकी मिट्टी में पहले से ही फास्फोरस, पोटेशियम अवेलेबल है तो आप बाहर से क्यों डालेंगे? जी तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जांच से ये पता लग जाता है कि अपनी मिट्टी में कोई पर्टिकुलर तत्व की कमी नहीं है तो वही ऐसे तो आप मत डालिए। हाँ तो ऐसे कहेंगे ना जैसे आम के आम गुठलियों के दाम जैसे पैसे बच गए और आपकी फसल उत्पादन भी कम पर हो गई। सही बात, आपका सही प्रश्न है, ऐसा होना चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब, अब हमने पोषक तत्वों की बात कर ली, तो अब फसल हमारी उग गई है, अब उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हम कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं? हाँ देखिए, जनरली क्या होता है, खरीफ के मौसम में खरपतवार ज्यादा मात्रा में आते हैं। उसका कारण क्या है कि अच्छी बारिश होती है, मानसून बारिश अच्छी होती है, खूब पानी गिरता है, तो जितने भी जो खरपतवार होंगे, बीज पड़े होते हैं, वो सब उगते हैं। तो इन दिनों में ज्यादा खरपतवार की दिक्कत होती है, तो किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रित करने के लिए आपको इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोग सिर्फ डायरेक्ट केमिकल का छिड़काव नहीं करते हैं। हमको पहले करना होता है कि जैसे खरीफ का मौसम आने वाला है, उससे पहले हमारे पास 2 महीने होते हैं। मई और जून का जो महीना होता है वो काफी तपती गर्मी पड़ती है। तो मई जून के महीने में अगर आपकी जो मिट्टी है उसकी अगर आपने गहरी जुताई की है तो जितने भी आपके जो सीड होंगे खरपतवारों के, वो सनलाइट में एक्सपोज होंगे ज्यादा, और हो सकता है उनमें कुछ सीड है जो मतलब उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही जैसे आपका उसमें इंसेक्ट पेस्ट, जो आपका हानिकारक कीटों के जो अंडे होते हैं या रोगों के माइसीलिया जितने वो होते हैं ना, तो वो गर्मियों के इस तरह से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो मर जाते हैं लगभग। तो गर्मियों में गहरी जुताई करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि जब हम बात करते हैं कि भाई खरपतवार आएंगे, जब भी आएंगे खरपतवार, तो हम लोग उसके लिए 2-3 तरह के हमारे पास केमिकल है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है कि प्री प्लांट, तो वो तो क्या है, बुआई करने से पहले देना पड़ता है, और एक होता है प्री इमरजेंस, यानी कि हमने बुआई कर दी लेकिन हमारी जो फसल है वो उगी नहीं है, तो उस अंतराल में हम लोग वो एक पर्टिकुलर केमिकल होता है उसको डालते हैं। और उनमें उदाहरण के लिए पेंडिमेथिलिन बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 800 ग्राम के आसपास होती है, और इसको 600 लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन बुआई के तुरंत बाद करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो आपके खरपतवार वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे। और कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं, खरपतवार नाशी होते हैं, जिनको हम लोग बुआई के बाद भी देते हैं, उनको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस। यानी कि हमारी फसल आ गई है, उसके बाद उसमें कुछ खरपतवार भी हैं, तो हम ऐसा केमिकल डालते हैं जो केमिकल सिर्फ खरपतवार को मारेगा, ना कि हमारी फसल को मारेगा। तो उन्हें हम बोलते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। जो खरपतवार जो होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आप केमिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बताया था आपको कि गर्मी की जुताई करना ना भूलें, क्योंकि गहरी जुताई करेंगे, गर्मियों में जुताई करेंगे तो आपके बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपके जो खरपतवार है वो कम उगेंगे, और उसमें हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप भी बहुत कम देखने को मिलेगा। जी, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और किसान की बात में हम आज बात कर रहे हैं उड़द और मूंग की किस्में और बुआई के बारे में। बातें और भी होंगी डॉक्टर साहब से, लेकिन अश्विनी कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है?
रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। और कार्यक्रम किसान की बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं उर्द और मूंग की किस्में और बुआई के विषय पर। और इसमें हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब से इस विषय पर हमारी ढेर सारी बातचीत हो ही रही है। इसके अलावा यदि आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, अपने मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं विषय से संबंधित, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टूडियो में हमें फ़ोन करना होगा, और हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं जो 2342-1608, और एक और नंबर है हमारा 2342-1081 जी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, है 9868868753। और डॉक्टर साहब से बातचीत चल ही रही है, विषय उर्द और मूंग की किस्में और बुआई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में हमारा आज का विषय है उर्दू और मूंग की किस्में और बुआई। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विभाग संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, वैसे तो घड़ियों की सुइयों में कह रहे हैं कि समय धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला जा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जल्दी से बताइए कि और उड़द और मूंग की खेती में हम और समय के कार्य क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी किसान भाई अभी बुआई की तैयारी करेंगे, क्योंकि मानसून लगभग आ चुका है और काफी जगह मानसून आ भी चुका है। तो मेरा मतलब कहने का ध्यान रखने की बात यह है कि एक तो क्या है कि बीजों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे बीज लें, अच्छी जगह से लें। दूसरा क्या है कि अपने जो खेत है उसमें पानी ना ज्यादा भरने दें, क्योंकि बुआई के बाद अगर पानी ज्यादा रहेगा तो आपकी जो फसल है वो छोटी छोटी होगी, वो गल सकती है, वो मर सकती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेतों की निगरानी करें, जाएं, बार बार जाएं और देखें कि भाई पानी तो ज्यादा नहीं भरा है। जैसे आपकी फसल उग जाती है ना, तो उसके बाद आपको पानी का निकासी करना बहुत आवश्यक है। और बाकी तो और चीज तो किसान भाई जानते हैं करना क्या है, लेकिन पानी का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मानसून है, बारिश ज्यादा आएगी तो दिक्कत होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे कार्यक्रम में आकर हमें ढेर सारी जानकारियां दी और हमारे सुनने वालों के बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और इसके साथ ही अश्विनी, हमारे आज के कार्यक्रम का जो समय है वो यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।